हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 70वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए निबंध का जो मैं सीरीज आपको करा रहा हूं, उस कड़ी में यह 9वां निबंध है। इससे पहले मैंने आपको 8 निबंध करा दिया है। यदि आप नहीं देखे होंगे अगर उसे देख लेंगे। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि आपको सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध करा दूं, साथ में जीएस 1 और जीएस 2 का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराते चलूं। तो आज इस कड़ी में जो हम लोग निबंध करेंगे उसका नाम है एक पंथ दो काज। आज हम लोग इसे काफ़ी अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस निबंध का जो टॉपिक है उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि यह कहना क्या चाहता है, क्योंकि जब इसका अर्थ समझ लेंगे तो लिखना भी आसान हो जाता है। देखिए, इसका मतलब है कि एक ही काम करने से दो फायदे मिल जाना। जैसे अगर आप बाजार गए और आपने वहाँ से सब्जी ले लिया और साथ में किसी दोस्त से मिलकर कोई और भी काम निपटा लिए, तो आपका यात्रा में दो काम पूरा हो गया। एक तो आपने अपना सामान भी ले लिया और दूसरा आपने दोस्त से मिल भी लिया। यदि इसे इजी लैंग्वेज में और समझें, एक ही कार्य करते समय समय दूसरा कार्य भी हो जाना, अर्थात एक साथ दो लाभ प्राप्त करना, अर्थात एक काम से दो काम पूरे होना। अलग संदर्भों में एक ही प्रयास से दो अलग अलग लक्ष्यों को हासिल करना, इस कहावत का यही मुख्य अर्थ होता है। और इसी संदर्भ में हम लोग इस निबंध को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भूमिका से। सबसे पहले कुछ अच्छे लाइन और उसके बाद हम लोग इस निबंध को अच्छे से समझेंगे। जहां अक्ल से काम लिया वहीं किस्मत भी साथ चली, एक राह चली और मंजिल दो हाथ लगी। कहने का मतलब है कि जब हम अपनी बुद्धि और समझदारी से काम लेते हैं तो किस्मत भी हमारा साथ देने लगती है। सही सोच और सही दिशा में बढ़ने से हमें एक ही प्रयास में दो बड़े लाभ मिल सकते हैं। तो किस्मत कुछ नहीं, यदि आप समझदारी से काम करेंगे तभी आपके साथ किस्मत भी चलेगी। अब पैरा चेंज करेंगे और उसके बाद लिखना चालू करेंगे। हमारे जीवन में समझदारी और चतुराई का बहुत महत्व है। अब देखिएगा कैसे, क्योंकि हमें समझदारी और चतुराई कठिन परिस्थितियों से निकालने में मदद करती है और समझदारी से निर्णय लेने पर हमें नुकसान से बचा जा सकता है और चतुराई से काम करने पर सफलता भी जल्दी मिलती है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और अनुभव से एक ही प्रयास में दो काम पूरे कर लेता है, वह न केवल मेहनत बचाता है बल्कि सफलता की ओर भी तेजी से बढ़ता है। दोस्तों, बुद्धि हमें या समझदारी यह बताता है कि कम मेहनत करके भी अच्छा सफलता प्राप्त किया जा सकता है। इसी विचार को व्यक्त करने के लिए हिंदी में एक प्रसिद्ध कहावत है, एक पंथ दो कार्य, जिसका अर्थ है एक ही रास्ते पर चलते हुए दो कार्यों को पूरा कर लेना। अब फिर पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि यह मुहावरा हमें सिखाता है कि यदि हम अपने कार्यों को सूझबूझ और सही योजना के साथ करें तो एक ही प्रयास में कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह न केवल समय और संसाधनों की बचत करता है बल्कि जीवन को भी आसान बनाता है। अब देखिए, अगर हम योजनाबद्ध तरीके से बुद्धिमानी से काम करेंगे तो एक ही प्रयास में कई लाभ लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, पढ़ाई के दौरान अगर हम सही तकनीक अपनाएं तो कम समय में हम ज़्यादा सीख सकते हैं। तो एक ही साथ दो कार्य करना, अर्थात एक पंथ दो कार्य। अब पैरा चेंज करेंगे और फिर लिखेंगे, चतुराई से चलो तो राह आसान हो जाए, एक कदम से मंजिल की पहचान हो जाए। कहने का मतलब है, अगर हम चालाकी और सूझबूझ से काम करें तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम भी हमें सफलता के करीब ला सकता है। इसका मतलब यही होता है। फिर पैरा चेंज करेंगे और हम लोग लिखना चालू करेंगे कि इस कहावत का सीधा सा अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति एक ही प्रयास में दो या अधिक कार्य पूरे कर लेता है तो इसे एक पंथ दो काज कहा जाता है। देखिए, जब कोई भी काम हम करते हैं तो एक काम करने यदि निकले और दूसरा काम भी निपटा लें तो इसी को एक पंथ दो कार्य के नाम के तहत जाना जाता है। और यह मानव जीवन का एक बहुत ही अच्छा सीख होता है कि हम एक
प्रयास से ही बहुत सारे अपने लक्ष्यों को हासिल कर लें। यह हमें सिखाता भी है कि यदि हम अपने जीवन में अवसरों का सही उपयोग करें तो हम कम समय में अधिक उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन में कम प्रयास और सटीक तरीके से यदि कोई काम करेंगे तो एक काम करने से आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। इसीलिए यह कहावत को चरितार्थ किया जाता है। और आप जब एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब परिश्रम करते हैं और उससे बहुत सारे आपको फायदे हो जाते हैं, तब एक पंथ और दो कार्य, इसको इसी शब्दों में मतलब कहा जा सकता है। अब देखिए, उदाहरण देकर इससे हम समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने मित्र से मिलने दूसरे शहर जाता है और वहां अपने व्यापार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य निपटा लेता है, इस तरह से व्यक्ति अपने दोस्त से भी मिल लिया और अपने व्यापार संबंधी कुछ कार्य भी कर लिया। अब देखिए, एक तो वह किसी शहर को भी घूम लिया और दूसरा वहाँ कुछ उसे व्यापार या बिजनेस से रिलेटेड कुछ कार्य करना था, उसको भी उसने कर लिया। तो दो काम हो गया, एक तो वह दोस्तों से भी मिल लिया और दूसरा अपना काम भी निपटा लिया। इसी तरह एक नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे। अगर कोई छात्र पढ़ाई के साथ साथ किसी उपयोगी कौशल को भी सीखता है तो वह एक ही समय में दो फायदे प्राप्त कर रहा है। देखिए, पहला फायदा कि उसकी पढ़ाई जो किया उसके बदौलत उसने अपने को एग्जाम के लिए काफ़ी स्ट्रांग किया। दूसरा, कोई तकनीक सीखता है, मतलब कोई कौशल सीखता है, तो वह भी आपके काम आता है। तो इससे दो फायदे उससे प्राप्त हो रहे हैं। जब आप इतना लिख लेंगे तब आप इस निबंध को, मतलब इस जो एक पंथ दो कार्य है, इसको विभिन्न परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे और इसको देखकर समझने का प्रयास करेंगे। तो फिर पैरा आप चेंज करेंगे, क्योंकि इस तरीके के निबंध को आप ऐसे ही लिखते हैं। पैरा चेंज करके हम बताएंगे कि यह मुहावरा केवल आधुनिक जीवन में ही नहीं बल्कि इतिहास और पौराणिक कथाओं में भी देखने को मिलता है। और तब हम लोग इसे लिखना शुरू करेंगे। अब देखिए, ऐतिहासिक और पौराणिक उदाहरण, मतलब ऐतिहासिक और पौराणिक उदाहरणों में हम समझेंगे कि एक पंथ दो कार्य का तात्पर्य। अब देखिए, श्री कृष्ण जी का चतुराई। अब देखिए, महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों की सहायता के लिए कई बार एक पंथ दो कार्य की नीति अपनाई। जब उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो उन्होंने न केवल अर्जुन को कर्तव्य बोध कराया बल्कि पूरी मानवता को भी जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। कैसे? अब देखिएगा कि जब अर्जुन मतलब मोह माया में जब लिप्त हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और उन्हें यह कहा कि अर्जुन, तुम कर्म करो, तुम्हारा सिर्फ कर्म पर ही अधिकार है, फल पर नहीं। तो आप देखिएगा, एक तरफ तो उन्होंने अर्जुन को कर्तव्य बोध का पाठ भी पढ़ाया और दूसरे तरफ उन्होंने पूरी मानवता के लिए एक संदेश दिया, क्योंकि यह हमें जीवन में सही राह चुनने और बिना स्वार्थ कार्य करने की प्रेरणा देता है। गीता जब आप पढ़ेंगे तो उससे बहुत सारे ऐसे चीज़ आपको प्राप्त होंगे जो यह बताता है कि हमें कोई भी काम फल की चिंता किए बिना ईमानदारी से करना चाहिए। और यह जो लाइन है, अर्थात जो शिक्षा है, पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें जीवन में सही राह चुनने और बिना स्वार्थ के कार्य करने की प्रेरणा देता है। अब फिर आप बताएंगे पैरा चेंज करके चाणक्य की रणनीति। आप देखिएगा कि आचार्य चाणक्य ने अपने बुद्धिमानी से चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और साथ ही भारत में एक शक्तिशाली शासन की नींव रखी। उन्होंने अपनी कूटनीति से नंद वंश को समाप्त कर एक नए युग की शुरुआत की। अब देखिएगा कि चाणक्य ने एक ही साथ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को एक राजा बनाकर एक शक्तिशाली शासन का नींव भी रख दिया और दूसरी तरफ जिस शासक ने उसको बेइज्जती किया था उस शासन के वंश को समाप्त भी कर दिया और एक नए युग की शुरुआत भी कर दी। तो एक ही काम से दो कार्य पूरा कर लेना, मतलब एक थॉट बनाया, उसने विचार बनाया और उस विचार के माध्यम से एक मजबूत शासन प्रणाली की भी स्थापना की भारत में, और दूसरा जो बहुत ही शोषक तरीके का जो शासन प्रणाली था उसको उन्होंने समाप्त भी किया और एक प्रकार से नई युग का शुरुआत हुआ। तब आप पैरा चिन्ह करके लिखेंगे कि बुद्धि से जो राह सजाए मुश्किल भी आसान हो जाए, संघर्ष की आंधियों में भी जीत का परचम लहराए। दोस्तों, इस पंक्ति का अर्थ है, अगर हम बुद्धिमानी से रास्ते चुने तो कठिनाइयां भी आसान हो सकती है।
संघर्षों के बीच भी सफलता प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते हम सही रणनीति अपनाएं। देखिए, यदि आप सही रणनीति अपनाएंगे तो आपकी जो राहें हैं वो काफ़ी आसान हो जाती है और आप एक कार्य से बहुत सारे कार्यों को सही तरीके से उसे अंजाम दे सकते हैं। फिर पैरा चेंज करेंगे और अब इसको आप व्यवहारिक जीवन में इसका महत्व अर्थात व्यवहारिक जीवन में एक पंथ दो कार्य का महत्व समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। फिर पैरा चेंज करके आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सरल और सफल हो। इस कहावत का पालन करके हम अपनी मेहनत को कम कर सकते हैं और अपनी लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आज का जो युग है, इस समय लोग सोचते हैं कि हम एक काम करें या बहुत कम करके ही बहुत सारी चीज़ों का निपटारा कर लें, मतलब बहुत सारे लक्ष्यों को हासिल कर लें। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। छात्र जीवन में अब देखिए, यदि कोई छात्र परीक्षा की तैयारी के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी पढ़ाई करता है तो वह एक साथ दो लक्ष्यों को साध लेता है। इसी तरह यदि कोई छात्र पढ़ाई के साथ खेलकूद या अन्य गतिविधियों में भाग लेता है तो उसका संपूर्ण विकास होता है। अब यहाँ देखिए, ऐसे समझिए कि यदि वह कंपटीशन की तैयारी करता है तो वह परीक्षा में सफल होने की भी उसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और दूसरी तरफ वह उसके साथ साथ खेल कूद या अन्य गतिविधियों में भी भाग लेता है तो उन उसका जो शारीरिक फिटनेस है वह भी बना रहता है और एक प्रकार से उसका मेंटल के साथ साथ फिजिकल विकास भी काफ़ी अच्छे से होता है। दूसरा एग्जाम्पल में हम देखेंगे व्यवसाय में, अर्थात कोई बिजनेस करता है तो यदि कोई व्यापारी अपने व्यापार को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाता है तो उसे स्थानीय ग्राहकों के साथ साथ ऑनलाइन ग्राहकों से भी लाभ मिलता है। आप देखेंगे कि यदि कोई व्यापारी है, वह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई बिजनेस किया तो आप देखेंगे कि स्थानीय ग्राहक तो उसे मिला ही, लेकिन ऑनलाइन ग्राहकों से भी उसे लाभ मिल गया। अब देखिए, एक ही काम से उसने दो तरीके से फायदा किया। इस प्रकार से वह एक ही प्रयास में अपने व्यापार को कई स्तरों पर बढ़ा सकता है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से कि एक पंथ दो कार्य का कैसे हम एग्जाम्पल दे देकर समझाएंगे। अब फिर देंगे सामाजिक जीवन में, यदि कोई व्यक्ति किसी सामाजिक कार्य में भाग लेता है और साथ ही वहां अपने नए संपर्क भी बनाता है तो वह समाज सेवा के साथ साथ व्यक्तिगत लाभ को भी जोड़ लेता है। अब देखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति सामाजिक कार्य में भाग लेता है अर्थात समाज के कार्यों को सही तरीके से करता है तो आप देखेंगे कि वह एक तो अपना संपर्क भी बढ़ाता है जिससे उसकी मतलब पहचान बढ़ती है और एक प्रकार से उसका जो विकास होता है वह भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है और एक उसका व्यक्तिगत लाभ भी उससे प्राप्त हो जाता है, क्योंकि समय पड़ने पर आपको जो मदद प्राप्त होगा जिससे आप जुड़े रहेंगे वही व्यक्ति आपको करेगा। तो आपका एक नया सामाजिक संपर्क भी बना और समय के साथ आपका जब कभी व्यक्तिगत मतलब हित होगा या व्यक्तिगत जरूरत होगी तब भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अब फिर पैरा चेंज करके आप लिखेंगे कि काम करो ऐसी समझदारी से कि लाभ मिले हर तैयारी से। देखिए, इसका मतलब है यदि हम अपने कार्यों को समझदारी और सही योजना के साथ करेंगे तो हर प्रयास का हमें लाभ मिलेगा। मेहनत करने से ज़्यादा जरूरी है कि सही तरीके से मेहनत की जाए। दोस्तों, इसको आप ऐसे समझिए कि आप मेहनत कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप कहीं आपको जाना है और वहाँ पे 2-3 काम है, तो आप ऐसा तो करते नहीं कि आज जाएँगे तो एक काम निपटाएँगे, दूसरे दिन जाएँगे तो दूसरा काम निपटाएँगे, तीसरे दिन जाएँगे तो तीसरा काम निपटा जाएँगे। बल्कि समझदारी और बुद्धिमानी इसमें होता है कि आप एक ही दिन जाएँ और उन तीनों काम को निपटा कर आ जाएँ, मतलब सभी कामों को। तो आपके साथ यही होगा कि एक पंथ और दो कार का कार्य सही तरीके से मतलब फिट बैठेगा। इतना जब आप लिख लेंगे तो उसके बाद पैरा चेंज करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि विज्ञान और तकनीक में एक पंथ दो काज का महत्व है। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग समझेंगे कि विज्ञान और तकनीक में एक पंथ दो कार्य को कैसे सही तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। देखिए, आज का युग विज्ञान और तकनीक का है जहां हर चीज को बहुउपयोगी बनाने पर जोर दिया जाता है। अब कैसे, इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले स्मार्टफोन का उदाहरण लेते हैं। अब देखिए, पहले के समय में देखिएगा कि अलग अलग उपकरणों की ज़रूरत होती थी। आप देखिए, छोटा सा आप एक चीज़ देखिए, जैसे पहले जो आप देखेंगे जो घर में फ़ोन होता था, जो लैंडलाइन,
उससे सिर्फ आप बात कर सकते थे। अब ऐसा तो था नहीं कि उससे मतलब बात भी कर लीजिए, उससे मूवी भी देख लीजिए, उस पे गाना भी सुन लीजिए, उससे टाइम भी देख लीजिए, ऐसा तो था नहीं। लेकिन अभी के समय में आप देखेंगे कि कैमरा, घड़ी, रेडियो, टेलीफ़ोन आदि आपको इसकी सारी ज़रूरतें एक स्मार्टफ़ोन से हो जा रहा है। जबकि पहले आप देखेंगे अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज देखिए आप मोबाइल से बात भी करते हैं, गाने भी सुन लेते हैं, मूवी भी देखते हैं, बहुत सारे तकनीकी कार्य भी कर लेते हैं। आज के वर्चुअल दुनिया में इसका व्यापक महत्व हो गया है। लेकिन आज स्मार्टफ़ोन ने इन सभी चीज़ों को एक में समाहित कर दिया है, मतलब सभी को जोड़ दिया है। मतलब एक ही डिवाइस से कई कार्य करने का बेहतरीन उदाहरण है। अब नेक्स्ट उदाहरण देकर बताएंगे सौर ऊर्जा। देखिए सौर ऊर्जा से न केवल बिजली उत्पन्न की जाती है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होती है। अब देखिए आप सौर ऊर्जा के लिए डिवाइस आपने बनाया, तो इससे सिर्फ आपको बिजली ही थोड़ी प्राप्त होता है, इससे सबसे बड़ा लाभ होता है कि पर्यावरण भी आपका शुद्ध होता है। पर्यावरण जो प्रदूषण जो आजकल काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है, इसका भी फायदा होता है। तो आप बिजली उत्पन्न करके अपनी आवश्यकता भी पूरी कर ले रहे हैं, और पर्यावरण को स्वच्छ करके आप अपने हेल्थ को भी बेहतर बना रहे हैं। इस प्रकार से एक ही तकनीक से दो बड़े लाभ प्राप्त हो गए। अब फिर आप लिखेंगे कि नई तकनीक से राहें आसान हो गई, एक चमत्कार से 100 पहचान हो गई। अब देखिए ये पंक्ति क्या कहना चाहता है कि नई तकनीक ने हमारे जीवन को इतना आसान बना दिया है कि पहले जो काम करने में बहुत समय लगता था या बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, अब वे कुछ क्षणों में हो जाते हैं। और एक ही उपकरण से तकनीक ने हमारी पहचान और सफलता के एक प्रकार से एक अवसर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। इतना बताने के बाद फिर आप पैरा चेंज करके नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में एक पंथ दो कार्य के महत्व को समझेंगे, अर्थात समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पंथ दो कार्य का महत्व, मतलब इसकी उपयोगिता। अब देखिएगा राष्ट्रीय स्तर पर एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर एक पंथ दो कार्य का मतलब होता है एक प्रयास से दो लाभ प्राप्त करना। उदाहरण के लिए मनरेगा, जिसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार भी मिलता है, साथ ही बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, तालाब और जल संरक्षण संरचनाएं भी बनती है। अब देखिए इसको ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट ने कोई योजना लाया जैसे मनरेगा, उससे एक फायदा हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब लोग जो बुनियादी चीज़ों से वंचित हैं उनको रोजगार भी मिल गया। और दूसरा हुआ कि जो रोजगार के तहत उन्होंने जो काम किया, मतलब जिस सेक्टर में, उससे देश की बुनियादी ढांचा काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ, जैसे सड़कें बना, पुल बना, तालाब बना। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली। कहने का मतलब है कि एक योजना से वंचित वर्गों को मतलब रोजगार भी मिल जाता है, जिससे वह अपना सही तरीके से जीवन यापन करते हैं, और दूसरी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है, क्योंकि बुनियादी ढांचे स्ट्रांग होती है, और बुनियादी ढांचा स्ट्रांग होगा तो देश भी आर्थिक रूप से सशक्त होगा। नेक्स्ट उदाहरण हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या देखेंगे, भारत की अंतरिक्ष नीति के तहत देखेंगे इसे। इसरो के सैटेलाइट मिशन ने से न केवल वैज्ञानिक प्रगति होती है, बल्कि अन्य देशों को उपग्रह प्रक्षेपण देकर राजस्व भी अर्जित होता है। अब देखिए मान लीजिए कि इसरो ने कोई सैटेलाइट मिशन मतलब लॉन्च किया, उससे हमारा सिर्फ वैज्ञानिक ही प्रगति नहीं होती है, मतलब साइंस ही डेवलप नहीं होता है, बल्कि जब उस तकनीक को या उस उपग्रह के माध्यम से जब हम किसी देश को सेवाएं प्रदान करते हैं, तो उससे हमें पैसे भी प्राप्त होता है। मतलब आर्थिक रूप से हम सशक्त भी होते हैं। मतलब पहला काम कि हमारी वैज्ञानिक प्रगति भी हुआ, और दूसरा उससे हमें राजस्व का इनकम भी हो रहा है। तो इससे आप देखेंगे विज्ञान और अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ मिलता है। कैसे कि जब ऐसे हम प्रयोग करते हैं, ऐसे आविष्कार करते हैं, ऐसे चीज़ों को अंजाम देते हैं, तो विज्ञान तो तरक्की करती ही है, और उससे जो हमें राजस्व प्राप्त होता है उससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। इस संदर्भ में जब हम देखेंगे तब इसका आपको महत्व पता चलेगा कि एक पंथ दो कार्य का क्या महत्व होता है। अब फिर नेक्स्ट संदर्भ में इसी चीज को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जैसे धार्मिक और नैतिकता के संदर्भों में एक पंथ दो कार्य का महत्व। अब इस संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि कैसे। अब देखिए धार्मिक
उत्थान न केवल व्यक्ति के आत्मिक उत्थान का साधन होता है, बल्कि वे समाज के कल्याण में भी सहायक होते हैं। अब देखिए, आत्मिक उत्थान का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने आत्मिक विकास पर ध्यान देता है, तो साथ ही समाज के भलाई के लिए भी काम करता है और वह अपने जीवन को भी सार्थक बनाता है और समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। आप देखिए, यहाँ पे 2 तरीके से फायदा हो रहा है कि एक व्यक्ति अपना आत्मिक विकास तो कर ही रहा है और साथ में वह समाज की भलाई भी करता है, मतलब अपने जीवन को भी सार्थक कर रहा है। कैसे? आत्मिक विकास मतलब खुद को विकास करके, और वह समाज की जो भलाई करता है तो समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाता है। 2 फायदे इसका होते हैं। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल से इसे समझिए हम। जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ या साधना करता है तो उसे मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। साथ ही धार्मिक संस्थाओं द्वारा किए गए दान, अन्न सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य से समाज के वंचित वर्गों को मदद भी मिलती है। अब देखिएगा, मदद कैसे मिलता है? ये शब्द रॉन्ग हो गया है, इसको आप सुधार लेंगे, मदद होगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति पूजा, ध्यान, साधना करता है तो पहला बात कि उसे मानसिक स्तर पे एक शांति महसूस होता है, मतलब एक इंटरनल उसे एक मतलब अच्छा फीलिंग होता है। दूसरा, आप देखेंगे कि जब वैसा उसका सोच हो जाएगा तो वह आम लोगों के लिए भी अच्छा काम करेगा। तो आम लोगों के लिए अच्छा काम करेगा तो इसका जो मतलब बदलाव का जो संदेश जाएगा समाज में, वह काफ़ी सकारात्मक जाएगा। और एक प्रकार से जब सकारात्मक बदलाव जाएगा तो सकारात्मक रूप से सारी प्रक्रियाएं होगी। तो मतलब कहने का मतलब है कि वह अपने जीवन को तो सार्थक बनाया ही आत्मिक विकास करके, दूसरा समाज में भी सकारात्मक बदलाव का भाव पैदा किया। उससे समाज भी एक प्रकार से स्वच्छ और सही हुआ। अब देखिए, उदाहरण के लिए मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों और चर्चों में भंडारा, लंगर या सेवा कार्य होते हैं। देखेंगे आप कभी कहीं मंदिर में चाहे गुरुद्वारा में भंडारा मतलब जो सामूहिक रूप से जो खाना खिलाया जाता है उसी को बोलते हैं लंगर या सेवा कार्य या भंडारा, जिससे गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं मिलती है। तो देखेंगे कि इस प्रकार से धर्म पालन न केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग होता है, बल्कि यह समाज में सद्भाव और परोपकार की भाव को भी बढ़ाता है या बढ़ावा देता है। देखिए कैसे, जब कोई व्यक्ति या संस्था मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के माध्यम से जब लोगों को भंडारा, लंगर या सेवा के तहत उनको सुविधा देते हैं, तो पहला फायदा हुआ कि जो गरीब थे, जिनको जरूरत था, उनको भोजन मिला, उनको जो सुविधाएं चाहिए वह मिल गया। और दूसरा, आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को जो मतलब आत्मिक जो संतुष्टि था वह भी प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति का मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त हुआ दूसरों की सेवा से, और दूसरा फायदा हुआ कि यह समाज में सद्भाव और परोपकार की भावना को भी बढ़ावा देता है। कैसे? जब लोग एक जगह बैठ के खाएंगे, बात करेंगे, समझेंगे, तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं सकारात्मक जाएगा और लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति कल्याण का भाव, परोपकार का भाव पैदा होगा, जिससे समाज ही सशक्त न होकर एक राष्ट्र भी सशक्त होगा। और इस तरीके से इसका एक सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, इसका वैश्विक प्रभाव भी दिखेगा। अब देखिए, इतना जब आप लिख देंगे तब आप निष्कर्ष लिख देंगे, और जब निष्कर्ष बता देंगे तो आपका निबंध हो गया। अब देखिए, निष्कर्ष कैसे लिखेंगे कि इस प्रकार से निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि एक पंथ दो काज केवल एक कहावत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। कैसे? देखिए, एक पंथ दो कार्य को हम जीवन शैली कैसे, क्योंकि यह हमें सिखाती है कि हम अपनी बुद्धि और सूझबूझ का उपयोग करके अपने कार्यों को अधिक प्रभावी बना सकते हैं और समय और संसाधनों का बचत कर सकते हैं। तो एक प्रकार से यह जीवन शैली हुआ। यदि हम अपने कार्यों को सही योजना, चतुराई और समझदारी से करेंगे तो हम अपने जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह नीति न केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए बल्कि पूरे समाज के विकास के लिए भी उपयोगी है। अब देखिएगा, कहेगा कैसे, एक व्यक्ति अपने विकास के साथ साथ समाज के भलाई के लिए भी कार्य करता है तो इससे पूरे समाज का उत्थान होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में समझदारी और सूझबूझ से कार्य करना चाहिए ताकि हम हर अवसर का पूरा लाभ उठा सकें और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकें। जब इतना बताएंगे तो आपका निष्कर्ष एक बहुत ही अच्छा हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बताएंगे, इसका जब अंत करेंगे
तो एक काफ़ी अच्छे लाइन से अर्थात इसका अंत करेंगे। देखिए, अक्लमंद ओही जो मौके को पहचान जाए, एक तीर चलाकर दो निशाने साध जाए। कहने का मतलब है कि समझदार व्यक्ति वही होता है जो मौके को पहचान कर सही समय पर सही कदम उठाए। यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमानी से निर्णय लेता है तो वह एक ही प्रयास से कई लाभ प्राप्त कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक तीर से दो निशाने साधे जा सकते हैं। तो हम लोगों ने एक पंथ दो कार्य का बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण किया और काफ़ी अच्छे तरीके से समझा। दोस्तों, आप इसको काफ़ी अच्छे से समझिएगा और पढ़िएगा, जिससे आपकी निबंध लिखने का जो शैली है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको नेक्स्ट आने वाले निबंध काफ़ी अच्छे से कराएं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइएगा, जहां आपको समय समय पर पीडीएफ प्राप्त होते रहेंगे। दोस्तों, हमारे साथ आप बने रहिए, आपकी तैयारी मैं काफ़ी अच्छा करा दूंगा। आपको कोचिंग भी कहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।